बाजार बोलता है। इसमें एफआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं। कल एक बार फिर एफआईज ने खराब ही काम किया हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर सेलिंग ही कर दी है। 3200 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। बड़ी सेलिंग चल रही है एफआईज की तरफ से। 4730 करोड़ की बाइंग भले ही डीआईज ने की हो, लेकिन मार्केट संभल नहीं रहा इन परिस्थितियों से भी। एक बार देख लेते हैं एशियन मार्केट्स किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिकन मार्केट कल किस तरह से बंद हुआ। तो अमेरिकन मार्केट्स तो ठीक ठाक बंद हुआ, करीब 0.25% बढ़कर। एशियन मार्केट ठीक काम कर रहे हैं। निकाई में करीब 0.25% का उछाल है। चाइना, हैंगसेंग दोनों ग्रीन मार्क में बने हुए हैं। कोस्पी में जरूर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं आज के बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स कौन से हैं। बढ़ने वाले शेयर्स जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। मानको इंडिया 6.5% ऊपर, इंडिया सीमेंट 5%, उषा मार्टिन 4.25%, पेट्रोनेट एलएनजी और एचएफसीएल 3.5% ऊपर दिखा रहे हैं। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो काउंटर जो आज गिरे हैं उनमें ईज माई ट्रिप करीब 4%, बायोकॉन 3.5%, पटेल इंजीनियरिंग राइट इशू की खबर से थोड़ा गिरा हुआ है, एवलॉन करीब 3% और केन्स टेक्नोलॉजीज करीब 3%। ये सभी शेयर हैं जो कि आज थोड़ा सा प्रेशर में हैं। लेकिन मार्केट की जो बड़ी खबरें हैं उसमें ग्लोबल फ्रंट से शुरू करते हैं। फेड क्या ब्याज दरें घटाएगा, क्योंकि कल वहाँ पर जो जॉब ग्रोथ डेटा आया वो थोड़ा सुस्त आया, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि वहाँ पर ब्याज दरों में कटौती 10 दिसंबर को हो जाएगी। 25 बेसिस पॉइंट तक एटलीस्ट मार्केट एक्सपेक्ट किए हुए बैठा है। 9 और 10 दिसंबर को फेड की बैठक है, घोषणाएं 10 दिसंबर को होंगी। तपन सर ये बताएं, अगर फेड में कटौती होती है या नहीं होती है, कौन से शेयर पर सबसे ज़्यादा नज़र रखें इंडियन मार्केट में, या कौन से पॉकेट पे सबसे ज़्यादा नज़र रखें? ये देखिए, फेड में कटौती होती है तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि लिक्विडिटी की बहुत ज़रूरत है अभी। और खास करके हमारे लिए तो और प्रॉब्लम है, क्योंकि एफआई आ नहीं रहे। तो अगर कहते हैं ना कि कट आता है तो वो एक्चुअली नो चांसेस हो जाते हैं कि नो थोड़ी लिक्विडिटी यहाँ भी फ्लो हो। और लिक्विडिटी फ्लो होगी तो आई थिंक मेजरली अगर आप देखो तो अगर मार्केट अप जाए तो थोड़ा आईटी को डायरेक्टली फ़ायदा हो सकता है, फार्मा हो या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स में थोड़ा फायदा हो सकता है यहाँ। लेकिन टेम्पररी होगा, इतना लंबा नहीं। लेकिन अगर फंडामेंटली मैं देखूँ तो आई थिंक जो जो कहते हैं ना कि यहाँ जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, यहाँ जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंपनीज है, आई थिंक वहाँ फ्लो एफआई का धीरे धीरे थोड़ा इंक्रीमेंटली बढ़ सकता है। तो फिर भी मैं आई थिंक डोमेस्टिक पे ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि एफआई की जब भी आई थिंक जब भी इन्वेस्टमेंट चालू होगा वहाँ ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ ही विजिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। तो आप जैसे फाइनेंशियल्स की मैं बात कर रहा हूँ, और एनबीएफसी हो या आप होटल, हॉस्पिटल्स या डिफेंस, वहाँ आई थिंक वो बढ़ोतरी हो सकती है इनडायरेक्टली थ्रू फेड कट अगर आता है तो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कॉपर नए शिखर पर पहुंच चुका है सर। कॉपर कीमतों में कल 3.5% का उछाल देखने के लिए मिला। लगातार कॉपर कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में दम दिखा रही हैं। ग्लोबल सप्लाई में कमी की वजह से ये माना जा रहा है कि जो कॉपर है उसकी जो सप्लाई है इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी कम रही है और डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और ऑल टाइम हाई पर कॉपर चल रही है। हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, हिंडाल्को ये भी अच्छा चल रहे हैं सर शेयर। इनमें ऑल टाइम हाई या नए हाईज कौन बनाता हुआ दिख रहा है आपको? ये देखिए, मैं काफ़ी टाइम से इस स्टॉक्स में पॉजिटिव, आई थिंक हमने यहाँ शो में भी काफ़ी टाइम पहले भी बोला था मैंने कि जो मेटल का अभी जो बुल रन चल रहा है ना, वो आई थिंक थोड़े टाइम कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो थोड़ा मार्केट में स्क्वीज है, और डोमेस्टिक में भी अगर आप देखो डिमांड अच्छी खासी है। इवन अगर आप देखें तो जो सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है तो वो आगे जाके भी उसके वजह से ना एक डिमांड अच्छी खासी रहेगी। और ईवी, सोलर, इंफ्रा का जो डिमांड ड्राइवर्स है उसके वजह से आप देखो कॉपर हो या इन सब में डिमांड रहेगी। ग्लोबल भी अगर थोड़ा प्रॉब्लम सप्लाई में थोड़ा इशू आता है, जो अभी आपने ऑलरेडी बोला, उसके वजह से कॉपर ऊपर जा रहा है। सो आई एम स्टिल पॉजिटिव अभी। लेकिन क्योंकि मेटल हमें क्वार्टर टू क्वार्टर देखना है, लेकिन अभी अभी भी लग रहा है कि मार्च तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। तो ऑफ कोर्स जो हिंदुस्तान कॉपर, आई थिंक आई बी लिटिल बिट बुलिश ऑन दैट। अगर किसी के पास है तो होल्ड करके रखिए, और थोड़ा नीचे आता है तो आप भी बाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला, हमें क्वार्टर टू क्वार्टर देखना पड़ेगा। साइकिल अगर टर्न होती है तो हमें निकलना पड़ेगा इसमें से। ठीक है सर। और हिंडाल्को, वेदांता पर सर, इनमें क्योंकि नहीं, इनमें भी अच्छा है। वेदांता देखो, वेदांता कॉपर उसमें तो है, लेकिन मैं जैसे मैंने बोला हिंदुस्तान कॉपर ज़्यादा प्रिफरेबल है। वेदांता मुझे डीमर्जर के लिए ज़्यादा है कि डीमर्जर का क्या हो रहा है। अगर डीमर्जर होता है तो एक अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग है, तो उस लिहाज से मैं वेदांता पे इन्वेस्ट करके रख सकते हो आप। और जो हिंडाल को तो ऑफकोर्स वो तो ऑल टाइम आप देखो तो अच्छा परफॉर्मेंस, तो वो भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
तो यहाँ पर नॉन फेरस मेटल में तो सर ने बता दिया। सर आज फेरस मेटल में भी बाइंग है, सेल JSW स्टील जैसे शेयर दम दिखा रहे हैं, कोई ख़ास वजह कोई क्योंकि खबरें तो ये थी कि मेटल कंपनियां इनफैक्ट इंडिया में तो थोड़ा दाम घटाए हैं इन्होंने स्टील कंपनियों ने, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में मेटल कीमतों में दम आएगा तो ये शायद आगे प्राइस नहीं घटाएं। स्टील अथॉरिटी अब डेज हाई पर चल रहा है, सर आपका व्यू? नहीं, ये मैं दोनों JSW स्टील हो या टाटा स्टील हो, दोनों में पॉजिटिव हूँ। अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी मार्जिन इंप्रूवमेंट की संभावना ज़्यादा है। और ये क्वार्टर भी इनके लिए अच्छा रहेगा। स्टील डिमांड लग रहा है कि नेक्स्ट साल तक भी अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कॉपर में बोला कि सेफ गार्ड ड्यूटी हमने इतनी लगा दी है ना कि डोमेस्टिक में डिमांड अच्छी खासी है, और अगर रियलाइजेशन भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। और ये जो आप देखें तो ऑटोमोबाइल्स और उन सब की जो बिकवाली हुई, आई थिंक उसके भी डिमांड वहां से आ जाती है। कैपेक्स साइकिल भी धीरे धीरे सपोर्ट कर रहा है, और खास करके मार्जिन इंप्रूवमेंट की वजह से मुझे लग रहा है कि नो आपका थोड़ा पी भी वहाँ एक्सपांड हो सकते हैं। तो यस, मैं अभी भी JSW टाटा स्टील में अभी भी पॉजिटिव हूँ। हाँ, ये आई थिंक फेब मार्च में अगेन वी हैव टू रिव्यू के किस पोजीशन है, देन वी कैन टेक अ कॉल। ठीक है सर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सर अगली खबर है पुतिन आज भारत आ रहे हैं और 2 दिन का दौरा रहेगा उनका। दुनिया भर की नजरें रहेंगी, डोनाल्ड ट्रंप भी शायद देख रहे होंगे, सुनना चाह रहे होंगे कि आखिर भारत और पुतिन के बीच में क्या बातचीत हुई। डिफेंस, तेल आयात जैसी सेक्टर पर हमेशा ही नज़र बनती है जब भी रूस के साथ हमारे रिश्तों पर बात होती है, क्योंकि हम दोनों ही चीज़ों का इम्पोर्ट काफ़ी तेज़ी से करते हैं रशिया के साथ। कोई ख़ास शेयर जो आपकी रडार पर हो पुतिन के दौरे के दौरान? देखिए, नॉर्मली जैसे डिफेंस की हम लोग बात करते हैं तो डिफेंस में ऑफ कोर्स मिसाइल्स होती है, जैसे ब्रह्मोस हो गया। फिर आपका कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर देखें तो ये जो सुखोई प्लेन है वहाँ भी कुछ अपग्रेडेशन की बात है, तो वहाँ कोलैबोरेशन बढ़ेंगे। लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट तो देखो वहाँ आप देखो तो BDL और HAL लाइमलाइट में आ जाते हैं। लेकिन ये दोनों स्टॉक में मैं पॉजिटिव हूँ, तो ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन हाँ पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं। लेकिन जो हम लोग यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं तो वो होगा IT होगा समहाउ, और फार्मास्यूटिकल। आई थिंक वो 2 एरिया में थोड़ा ध्यान में रखूंगा, क्योंकि IT में क्या होता है कि स्टिल वहाँ क्या है कि वहाँ काफी हद तक इंडियन पे डिपेंडेंट है। इवन फार्मा अपनी कंपनीज भी रशिया में अच्छा कर रही है। दूसरा, वहाँ लेबर शॉर्टेज है, तो लेबर की वजह से भी अगर आप देखो लेबर सप्लाई मैनेजमेंट जो होते हैं ना वहाँ भी मुझे, क्योंकि आपको भी पता है वॉर हुई है तो वहाँ काफी लेबर शॉर्टेज, तो इंडिया कैन बी प्रोमिनेंट प्लेयर ना जो लेबर सप्लाई कर पाए। तो वो एक कुछ एरिया है जहां मैं समझता हूँ कि वहां एक बढ़ोतरी ज्यादा दिख सकती है। अदरवाइज डिफेंस हो, ऑयल हो, ऑयल में ऑफकोर्स हम लोग अपना कम किया है इंपोर्ट, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटी होगी जहां वापिस ये ऊपर आए तो उसमें शायद ये रिफाइनरीज और OMC को थोड़ा फायदा हो सकता है। ठीक है सर, चेन्नई पेट्रो MRPL जैसी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और उन्होंने बड़ा बेनिफिट भी उठाया जब रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। हालांकि हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी उठाया, रिलायंस ने भी उठाया, लेकिन अगर हमारी रशिया के साथ ये ट्रीटी होती है कि हम क्रूड ऑयल बाय करते रहेंगे आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका चाहे कितना ही प्रेशर डाले, तो आप कौन सा शेयर पिक करोगे? नहीं, देखिए अगर अगर ये देखिए, पहली बात तो जो डिस्काउंटेड प्राइस में हम पहले लेते थे वो प्राइस तो नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप रशिया का भी प्राइस देखें और मार्केट प्राइस देखें, अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10-15% का ही डिफरेंस है। हाँ, लेकिन जो जो चेन्नई पेट्रो है या रिलायंस हो या ONGC से जिसका फायदा मिला है वो उतना फायदा वापस नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैं वापस फंडामेंटल में जाऊंगा, तो मैं अभी भी बेट करूंगा, रिलायंस पे बेट करूंगा, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे भी हुआ तो रिलायंस एक सेफ बेट है कंपेरेटिवली। सो चेन्नई पेट्रो से ज्यादा मैं आई थिंक आई विल गो फॉर रिलायंस फॉर द लॉन्ग टर्म। क्योंकि क्या है कि ये देखो प्रेशर का मामला है, हमें पता नहीं कि ट्रीटी कब तक यानी कब से चालू होगी एंड ऑल दैट। क्योंकि ये प्रेशर जो US का है, जब तक डील साइन नहीं है तो वो भी देखते रहेगा ना। तो 6 महीने साल तो आई थिंक हम लोग नहीं इंपोर्ट करें, बाद में वापस बढ़ा सके, तो लॉन्ग टर्म है। इसलिए आई थिंक मैं स्टिल आई गो फॉर रिलायंस कंपेयर टू अदर OMCs, ठीक है सर। और नॉट OMC, ऑयल रिफाइनरीज। ठीक है, ठीक है। तो पुतिन के विजिट पर नज़र है और इन कंपनीज पर नज़र है, लेकिन नज़र है RBI पॉलिसी पर भी, जहां पर
कल आरबीआई पॉलिसी दरों की समीक्षा करेगा और 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट करने की बातें आ रही हैं मार्केट में। फरवरी से अभी तक देखें तो आरबीआई ने ऑलमोस्ट नहीं, सर्टेन है 100 बेसिस पॉइंट कट कर दिए हैं और महंगाई दर लगातार घट रही है, जिसकी वजह से आरबीआई के पास एक कुशन है कि वो रेट कट कर सकता है। लेकिन आरबीआई को राहत है जीडीपी डेटा से, तो उतना प्रेशर भी नहीं है कि आप रेट कट करो। लेकिन इन्फ्लेशन इतना कंट्रोल में है कि आरबीआई को लॉजिकली मार्केट मान रहा है कि रेट कट करना चाहिए। लेकिन आरबीआई की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी इस समय रुपये के फॉल को रोकना। उसको लेकर क्या बयान आते हैं, जीडीपी डेटा को लेकर क्या बयान आते हैं और रेपो रेट में कट आता है या नहीं आता है, ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होंगे। लेकिन इन तीनों पर भारी है एक और एस्पेक्ट, वो है 2 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न, जो कि मार्केट एक्सपेक्ट किए हुए बैठा है कि मार्च तक आरबीआई करेगा। तो घोषणा उनको अभी करनी होगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए का लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न शायद आरबीआई करता हुआ दिखाई दे। वो इसलिए क्योंकि लिक्विडिटी की कमी अब मार्केट में दिखने लगी है। सर, आपको चारों में से क्या संभावना लगती है? आरबीआई सबसे ज़्यादा तवज्जो किस पर देगा? क्या रेट कट करेगा, नहीं करेगा? देखो लॉजिक जैसे आपने बोला, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। अब इतना इन्फ्लेशन तो मैंने भी कभी देखा नहीं है डाउन। वन आई थिंक 1.3 या कुछ है ना, तो उतना तो डाउन नहीं होना चाहिए। वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारे लिए तो इन्फ्लेशन इतना डाउन है, यानी बहुत ही डाउन है। आई थिंक अपना 3-4% होगा तो क्या प्रॉब्लम है। और इसके लिए आई थिंक रेट कट होना चाहिए। अभी आरबीआई दे आर द बेस्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टफ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें भी जो ट्रेड डील के वजह से नहीं हुआ उसके लिए भी इम्पैक्ट अच्छा खासा गिरा है। जीडीपी हमारा 6.6 के आसपास घूम रहा था, ठीक है, ये नंबर अच्छा हुआ है। तो नथिंग रॉन्ग इन कटिंग अ रेट और थोड़ा इन्फ्यूजन, और जो आप 2 लाख करोड़ का इन्फ्यूजन वो भी एक चाहिए ही चाहिए हमें। और रूपी फॉल हो रहा है, दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते ऑनेस्टली। अगर आप देखो कि अगर एशियन कंट्रीज की करेंसी डीवैल्यू होती है तो हमें भी डीवैल्यू होना पड़ेगा। एट द एंड हमें भी अपना एक्सपोर्ट बचाना है, तो उसमें तो होल्ड नहीं है। लेकिन आई थिंक लिक्विडिटी बढ़ा के और रेट कट करके एटलीस्ट डोमेस्टिक सेक्टर अगर ऊपर आने लगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि रेट कट होना चाहिए। दैट विल द हाई पॉसिबिलिटी फॉर मी नाउ। सर, एनबीएफसी शेयर ज़्यादा अच्छा चलते हैं जब भी रेट कट होता है और पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड यही रहा। 6 महीने पहले जब रेट कट की शुरुआत हुई थी एग्रेसिवली, तब हमारी यही बात हो रही थी कि रेट कट होता है तो पहला जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है वो एनबीएफसीज होती हैं, उसके बाद बैंक्स होते हैं। आप देखो ट्रेंड उठाकर तो सारे एनबीएफसी शेयर पहले चले, उसके बाद अब बैंक पिछले 1-2 महीने से चलने शुरू हैं, जिसकी वजह से हमने बैंक निफ्टी को 60,000 आते हुए देखा। बैंक क्यों नहीं चले थे शुरुआत में? क्योंकि उनके जो हाई कॉस्ट फिक्स डिपॉजिट होते हैं वो जब मैच्योर होने आते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उनको बेनिफिट रेट कट का थोड़ा डिले मिलता है, जो कि अब सेकंड हाफ से मिलने लगेगा। लेकिन मार्केट को पता है कि सेकंड हाफ में बेनिफिट बैंक्स को मिलने वाला है, इसलिए उन्होंने डिस्काउंट कर लिया बैंक की इस खबर को और सारे बैंक्स चला दिए। अब वो क्या चलेगा सर? एनबीएफसी भी चल लिया, बैंक भी चल लिया। अभी भी अगर आप मुझे बैट करो तो मैं स्टिल आई गो फॉर एनबीएफसी एंड पीएसयू बैंक्स। द रीज़न इज सिंपल, क्योंकि एनबीएफसी का ये जो रेट कट आता है, जैसे आपने बोला फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसलिए भी होता है क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग तुरंत ही गिर जाता है। क्योंकि जो एनबीएफसी कभी डिपॉजिट नहीं लेते, वो बोरो करते हैं बैंक से और बाकी सब इंस्टीट्यूशन से, और बैंक्स और इंस्टीट्यूशन अपना रेट तुरंत कम करना पड़ता है और तब उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तुरंत ही गिरती है। लेकिन जो सामने वो लोन लैंडिंग करते हैं वो हाई रेट पे वो कम नहीं करते, तो उसके वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता है। इसलिए आप देखें तो एनबीएफसी हैड अ गुड रन। और इसमें भी अभी ये जो अक्टूबर टू दिसंबर जो मंथ गया है, जो क्वार्टर जा रहा है, उसमें भी आप कंज्यूमर डिमांड अच्छी रही है, ठीक है, फेस्टिवल सीजन है, ऑटोमोबाइल्स के डेटा बढ़िया रहे और जीएसटी रैशनलाइजेशन है। तो मुझे अब लग रहा है कि आगे जाके भी कंज्यूमर हो, लैंडिंग हो, वो सब बढ़ता रहेगा और इंटरेस्ट रेट कट हुआ तो और लैंडिंग हो सकती है। तो स्टिल आई प्रीफर एनबीएफसी कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। आई थिंक वो डिसेंट रिटर्न यहाँ से भी दे सकते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो या मुथूट, वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन गोल्ड प्राइजेस उनको सपोर्ट कर रहा है। एलएनटी हो गया, होम फर्स्ट हो गया, तो काफ़ी सारे ये है कि आप देख सकते हो, एफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ेगा। और पीएसयू बैंक्स में प्रीफर करूंगा क्योंकि जो वैल्यूएशन गैप है प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में वो धीरे धीरे नैरो हो रहा है, क्योंकि पीएसयू बैंक्स के नेट एनपीए कंट्रोल में है, प्लस आप क्रेडिट ग्रोथ भी देखो तो अच्छा खासा है। सो यस, वहाँ मैं पीएसयू बैंक्स को प्रीफर करूंगा कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। ठीक है सर, पीएसयू बैंक्स में कल खबर आई थी कि जो एफडीआई लिमिट है
उसको बढ़ाने पर जो एफआईज की तरफ से जो एक बातें हो रही थी कि एफआईज के लिए लिमिट 49% तक बढ़ जाएगी, फाइनेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया। वो 20% की लिमिट है, अभी भी वो बनी रहेगी। प्राइवेट बैंक्स में 74% की जो लिमिट है वो भी बनी रहेगी। तो अभी कोई ऐसा अपडेट है नहीं, जिसकी वजह से शायद इन शेयरों में थोड़ी सी बाइंग आ रही थी। मार्केट इस तरह से सोच रहा था कि पीएसयू बैंक्स 4 रह जाएंगे, उनमें सारे छोटे बैंक्स मिल जाएंगे, एफआईज को परमिशन मिल जाएगी 49% तक स्टेक लेने की। तो एक लंबी स्टोरी उन्होंने अपने दिमाग में बुन ली थी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया और सारे पीएसयू बैंक्स धराशायी हो गए। ये अपॉर्चुनिटी है या अभी और पिटेंगे ये? नहीं नहीं, मेरे को तो ये अपॉर्चुनिटी लग रही है। ठीक है, वो न्यूज़ थी, मैं टोटली एग्री करता हूँ कि सबके दिमाग में था, लेकिन उससे फंडामेंटल चेंज नहीं होते। फंडामेंटल अगर आप देखें तो इन कम ये सब बैंक्स, अनलेस अनलेस कोई बड़े एमपी आ जाए, ये सब बैंक्स अभी भी वैल्यूएशन वाइज बहुत ही कंफर्ट दे रहे हैं। तो मैं स्टिल, मुझे लग रहा है कि ये सेंटिमेंटल डाउन ट्रेंड है। आई थिंक ये इसमें अपॉर्चुनिटी होती है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आई थिंक 6 महीने साल में ये यहाँ से बढ़ेंगे। ठीक है सर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। अब कुछ खबरें काउंटर स्पेसिफिक भी हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जहां पर कि नवंबर में ट्रेड वॉल्यूम 17.5% तक बढ़ते हुए दिखाई दिए। हालांकि एब्सोल्यूट टर्म में वॉल्यूम से ज़्यादा प्राइस बढ़े हैं, जिसकी वजह से इनको फ़ायदा मिला है। करीब 9.2% प्राइस बढ़ी, 3 रुपये 14 पैसे पर यूनिट की प्राइस रही इनके लिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के लिए इलेक्ट्रिसिटी की, जिसका फ़ायदा इनको मिला। सर, काफ़ी इस काउंटर में हमारे दर्शक जो हैं वो सवाल भी पूछते रहते हैं, फंसे हुए भी हैं कुछ लोग ऊपर के लेवल्स पर। क्या करें सर? देखिए, आईएक्स का तो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट ने ही कुहाड़ी मार दी। अब उस पर क्या बोलूं मैं। जो जिस तरह का उन्होंने रेगुलेशन लाए और जो डीकपलिंग की बात आई, उसमें प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। आईएक्स का जो फंडामेंटल मॉडल है वहीं प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ही एंटर हो रहे हैं और ऐसे भी वॉल्यूम में प्रॉब्लम था, समर जल्दी खत्म हुआ तो वॉल्यूम में इशू था, और अभी भी उतने ऊपर नहीं आ रहे हैं। और धीरे धीरे और रेगुलेशन जो है ना वो, और कहते हैं ना, कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ मुझे प्रॉब्लम लगा है। चलो, जैसे आपने बोला ना कि प्राइस की वजह से हुआ है, वॉल्यूम की वजह से, और वॉल्यूम मुझे नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी हाई जाएंगे। ये बात कह सकते हैं कि आगे जाके एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी एंड ऑल दैट, बट देन यू हैव टू मेनी प्लेयर्स ऑल्सो नो इनटू दैट। तो वो इम्पैक्ट हो जाता है इसका। जबकि अगर आपको, तो मुझे यहाँ से, मैं दर्शकों को यही बोला कि अगर यहाँ से ये ऊपर भी जाता है, अभी 149, अगर 170 भी जाता है, मैं तो यहाँ निकलने के ही बोलूंगा आपको। और बेटर अगर प्लेटफॉर्म बिजनेस में जाना है, आई थिंक एमसीएक्स है, बीएससी है, वहाँ ज़्यादा स्कोप है आगे जाके रिटर्न बनाएगा कंपेयर टू आईएक्स। तो माई प्रीफर विल बी एमसीएक्स एंड बीएससी कंपेयर टू आईएक्स। ठीक है सर, तो यहाँ पर सर ने बता दिया अपने प्रेफरेंस की क्या रहेगा सर की तरफ से राय। सोम डिस्टिलरी सर, 11 दिसंबर को बोर्ड बैठक होने जा रही है। राइट्स इशू पर कंपनी विचार करेगी। राइट्स इशू के जरिए 50 करोड़ रुपए ही जुटा रही है। मैंने इस खबर को सर इसलिए डाला क्योंकि इस काउंटर पर भी हमारे काफ़ी सारे दर्शक सवाल पूछते हैं और फंसे हुए हैं। और कंपनी के लिए 50 करोड़ रुपए के लिए राइट इशू लाना, ये टिंकरिंग करना, मतलब ये कहीं खराब संकेत तो नहीं है सर? क्योंकि 50 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए कौन जुटाता है जो 2200 करोड़ रुपए की कंपनी हो राइट इशू के जरिए? जबकि आपको पता है कि राइट इशू में आपको जो प्राइजेज हैं वो नीचे ही रखने पड़ते हैं जनरली। तो सर, इसको कैसे माने? क्योंकि हमने देखा कि एचसीसी का राइट इशू आया, 50% प्राइस पर रखा है। पटेल इंजीनियरिंग का राइट इशू आया, वो 27 रुपये पर रखा है, जबकि शेयर 35-36 रुपये चल रहा था, तो उन्होंने भी 30% डिस्काउंट पर दिया। तो सोम डिस्टिलरीज में भी यही होगा, प्राइस एक्शन खराब हो जाएगा? नहीं, देखो, वो इम्पैक्ट तो आएगा, क्योंकि अभी ये जो राइट इशू बहुत ही कम छोटा वैल्यू का राइट इशू है। एंड आई थिंक ओवरऑल कंपनी में भी अगर आप देखो तो कुछ क्वार्टर से काफ़ी थोड़े इश्यूज चल रहे थे, उस तरह से परफॉर्म नहीं किया है उसने। और इवन तो स्टॉक इतना महंगा नहीं है, लेट बी ऑनेस्ट, स्टॉक इतना महंगा नहीं है, लेकिन कि ना कि आपके प्रॉफिटेबिलिटी में डाउन टर्न है, तो समहाउ नो वो यहाँ चेंज करना चाहते हैं। इनके जो गाइडेंस है वो भी ठीक है, लेकिन उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। कुछ नए स्टेट में वो एंटर करें एंड ऑल दैट। और क्वेश्चन ये भी है कि बहुत ही छोटा राइट इशू ला रहे, तो थोड़ा कह सकते हैं कि कंपल्जन दिख रहा है मैनेजमेंट के एयर से। मैं यहाँ थोड़ा वेट करूंगा, और अप्लाई करने को मैं तो ना बोलूंगा, क्योंकि अभी भी वॉल्यूम ग्रोथ, थोड़ा डबल डिजिट ग्रोथ, तब जाके आप एंटर कीजिए। आई थिंक ये मौका देगा स्टॉक आपको आगे जाके भी एंटर करने का। तो मेरे हेड से तो अवॉइड होगा अभी भी। आई थिंक इसमें अगर आपको जाने तो यूनाइटेड स्टेट्स और वो सब, आई थिंक दैट इज मच बेटर वे टू इन्वेस्ट।
ठीक है सर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। अगली खबर भी देखने से छोटी लगेगी लेकिन मज़ा आएगा। मर्सिडीज़ बेंज से ऑर्डर मिला न्यूज़न सॉफ्टवेयर को, और ऑर्डर ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुल 13.9 करोड़ का है, करीब 13.90 लाख का, मतलब 13 करोड़ 90 लाख का है, और लोन मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ ये ऑर्डर है। ये सर इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि नाम इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से ऑर्डर मिला है मर्सिडीज़ बेंज, यानी इंटरनेशनल लेवल पर इतने बड़े बड़े क्लाइंट से ऑर्डर तो ला रही है। इसने कई छोटे बड़े बड़े सेंट्रल बैंक से भी ऑर्डर लिए हैं, उनके एआई से जुड़े हुए ऑर्डर लिए हैं। कंपनी आपकी नज़र में कैसा कर रही है सर? नहीं, कंपनी को देखो, आपने सही बोला, ऑर्डर वैल्यू बहुत छोटा है, लेकिन प्रॉब्लम जो इसमें आ रही है कि अभी कुछ क्वार्टर से नो प्रॉफिटेबिलिटी में अपटिक नहीं आ रहा है, काफ़ी वॉलेटाइल रहा है इसका। और अगर आप देखो तो क्वार्टर टू क्वार्टर देखो एंड ऑल दैट, तो वहाँ रेवेन्यू जो जंप आना चाहिए उस तरह से नहीं आया। अगर वैल्यूएशन भी देखो तो भी 39 का पी है, यानी इतना सस्ता पी नहीं है। अगर आप क्योंकि आईटी में क्या हो रहा है कि काफ़ी हद तक नो काफ़ी डी रेटिंग हो रही है, तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टिल थोड़ा वैल्यूएशन ऑन अ हायर साइड है कंपेयर टू एआई एंड ऑल दैट। नो डाउट आपके जो ऑर्डर्स बड़े नाम आ रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं यहाँ बाय मेरे एंड से नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा आईटी सेक्टर में काफ़ी वीक चल रहा है, स्कोप भी वीक है, और जो एआई का इम्पैक्ट कैसे है वो भी आगे देखना पड़ेगा। तो मेरे एंड से तो अभी भी ये अवॉइड ही रहेगा इन्वेस्ट के लिए। ठीक है सर। 38 के पीई पर चल रहा है, 112 की बुक वैल्यू, 896 रुपये का प्राइस। तो ऑफ कोर्स वैल्यूएशन तो थोड़ा सा है, लेकिन कॉज ऑफ ए कंसर्न। लेकिन जिस तरह के क्लाइंट्स हैं, एआई है, तो कई बार सर मार्केट रेस्पेक्ट भी कर देता, और ऊपर से पिट भी गया। मतलब एक समय था जब हम इस शेयर को अच्छे खासे 4 डिजिट में देखा करते थे, और अब ये शेयर मतलब ऑलमोस्ट 1700 1800 की रेंज तक पहुंच गया था ये शेयर, और अब ये शेयर उसका हाफ रह गया है। तो सर इन प्राइसेस पर भी अभी ठीक नहीं है ये? नहीं, देखो, इन प्राइसेस में क्या होता है विवेक जी कि आप एंटर तो कर लेंगे, फिर ऊपर के बाद में वापस सेलिंग आ जाती है। दैट इज व्हाट आई हैव सीन, टिपिकल फीचर ऑफ आईटी, ऑल द आईटी स्टॉक्स। रिजल्ट आते हैं, 5% बढ़ते हैं, 10% बढ़ते हैं, ऊपर से कोई आके चेप के चला जाता है। क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े लॉन्ग टर्म प्लेयर्स होंगे ना, वो हमेशा 2 साल 3 साल का देखेंगे। क्या उस तरह की विजिबिलिटी है? नहीं है तो नहीं एंटर करेंगे। 7,000 स्टॉक है, कहीं और चले जाएंगे। तो मैं उस एंगल से बोल रहा हूँ सर, मैं शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल नहीं पाऊंगा, यहाँ से शायद 5-10% बढ़े, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं तो ऊपर के लेवल पे बेच दूंगा कंपेयर टू एंटर, अगर मेरे पास हो तो। ठीक है सर, अगले काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। अगला काउंटर जो है हमारी लिस्ट में वो है गोदावरी पावर का। इसने आयरन और पैलेट क्षमता अपनी बढ़ा ली है, 2.7 मिलियन टन से बढ़ाकर 4.7 मिलियन टन कर ली है। कॉमर्शियल प्रोडक्शन एक हफ्ते में शुरू होने वाला है। छत्तीसगढ़ एनवायरनमेंट बोर्ड से प्लांट शुरू करने की मंजूरी भी मिल गई है। सर वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी ये इन टर्म्स ऑफ फॉर शेयर होल्डर्स ये रही है, क्योंकि इसने रिटर्न बहुत शानदार दिए। अगर आप इसके पिछले 5-6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो ज़बरदस्त इस काउंटर ने रिटर्न दिए हैं। अब क्या लग रहा है सर आपको, ये कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? कैपेसिटी एक्सपेंशन भी आ रहे हैं अब कंपनी के? नहीं नहीं, कंपनी तो ऑफ कोर्स नो काफ़ी हद तक परफॉर्म भी किया था, और अगर आप देखें तो आगे जाके पैलेट मार्जिन ग्रेजुअली रिकवरी आएगी, और जो कोल लिंकेजेस है जिसके वजह से कॉस्ट ऊपर नीचे होता है वो भी आई थिंक स्टेबलाइज हो रहे हैं। और अगर देखेंगे तो आगे जाके डिमांड मेरे को लग रहा है कि थोड़ी रिवाइव होगी 2027 तक। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का एक इशू था, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ईबीटा मार्जिन भी नो कंपेरेटिवली नो ऑलमोस्ट 70 बीपीएस से बढ़ा है। सो आई यहाँ देखेंगे ना तो एक्सपांशन बेनिफिट्स आगे जाके नो इस कंपनी को मिलेगी। एंड पावर सेक्टर पे भी ऑलरेडी मैं थोड़ा बुलिश हूँ, और आगे जाके डिमांड भी अच्छी रहेगी। तो यस, आई थिंक ये स्टॉक इस लेवल पे या थोड़ा नीचे भी मिलता है ना, तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए एसआईपी मैनर पे। एक साथ डालने की जरूरत नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ठीक लग रहा है। ठीक है सर, तो यहाँ पर गोदावरी पावर लॉन्ग टर्म में ठीक लग रहा है। 2018 से लेकर अभी तक ये शेयर करीब 10 गुना हो चुका है, तो एक शानदार रिटर्न तो ये दे ही चुका है। सर तपन सर, कोई ऐसा शेयर आपके दिमाग में आता है जो कि चलिए 10 गुना की कन्विक्शन तो जनरली हम एनालिस्ट से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन 2 गुना 3 गुना उस कन्विक्शन के साथ आप लोग शुरू करते हैं, और कई बार जब वो स्टोरी अनफोल्ड होती जाती है
जैसे मैंने देखा कि दीपक नाइट्राइट में हुई, उनका एक प्लांट एक्सपेंशन आ रहा था, तो वो मैनीफोल्ड शेयर हो गया पिछले 3-4 साल में। इसी तरह से हमने दीपक फर्टिलाइज़र भी देखे, हमने कुछ फर्टिलाइज़र शेयर और भी देखे जहाँ पर कि एक अच्छे रिटर्न्स मिले। कोई पर्टिकुलर शेयर जो आपको लगता हो कि यहाँ से 2-3 गुना की कन्विक्शन लिस्ट है कि मैं कुछ नहीं लूँगा, अगर मुझे सारा पोर्टफोलियो बेचना पड़े, एक शेयर रखना पड़े केवल, वो एक शेयर कौन सा होगा? नहीं देखिए, ऐसा तो मैं नहीं बता पाऊंगा एक शेयर कौन सा होगा, क्योंकि वो फिर थोड़ा मेरा सेबी का भी इशू हो जाता है आगे यहाँ जाके। लेकिन हाँ, मैं जो फोकस करता हूँ, मैं अगर मैं इस सेक्टर के बारे में, लेकिन मैं काफ़ी बुलिश हूँ। अगर आप देखें तो होटल्स है। ओके, जैसे कुछ नाम मैं दे दूंगा, जैसे सामी है एंड ऑल दैट होटल है। फिर कुछ दूसरे अगर टूरिज्म में भी देखें, प्लस अगर आप छोटे शहर में जाएंगे, जैसे डेंटा वाटर है जहाँ वाटर डिस्टिलरीज की हम लोग बात कर रहे हैं, वाटर इंफ्रा की बात करें, वो भी एक आप देख सकते हो। तो ऐसे सेक्टर में अगर आप जाओगे, लेकिन उसमें छोटे स्टॉक्स लेने पड़ेंगे। ओके, आई थिंक वहाँ ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आप जब छोटे हो तो आपका स्कोप बहुत बड़ा होता है। तो अगर वहाँ आप अगर जाते हो तो आई थिंक थिंग्स विल बी मच मच बेटर, और यहाँ से लग रहा है कि ये सब स्टॉक्स काफ़ी हद तक बढ़ेंगे। सो वाटर इंफ्रा हो, होटल्स हो, इवन हॉस्पिटल्स में भी, हॉस्पिटल्स में इतने छोटे मिल नहीं रहे, लेकिन हॉस्पिटल्स में भी एक बड़ा स्कोप है यहाँ से ग्रो करने का। ठीक है सर। अ, एक सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर और थोड़ी राय चाहिए, क्योंकि पुतिन आ रहे हैं, वेनेजुएला पर अमेरिका अटैक करने की तैयारी कर रहा है, और साथ ही अगर देखें तो रिलायंस को अब किसके साथ टाई अप करने, क्योंकि रिलायंस ऐसी कंपनी है जो कि वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कंपनी है किसी भी ऑयल की डील करने के लिए। जितने पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या दूसरी ऑयल कंपनी नहीं पहुंचती, रिलायंस ऑलरेडी वो काम करके आ चुका होता है। ऐसे में रिलायंस पर किस सोच के साथ बैट लगाई जाए? मार्केट में हर कोई एनालिस्ट कह देता है रिलायंस क्योंकि इजी बाय है, कि इसको बाय कर लो। क्यों बाय कर लो, वो मुझे बताइए अब। देखो, रिलायंस को बाय करने का जो सबसे बड़ा रीजन है आपका, वो है वैल्यू अनलॉकिंग। जब जियो का डीमर्जर होगा, वो बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग होगा। अगर आप देखो, पास में देखो तो जियो फाइनेंशियल जब वो अलग हुआ, आप देखो जियो फाइनेंशियल भी काफी बढ़ गया, और वो रिलायंस अपने प्राइस पे वापस आ गया। प्लस अगर यहाँ से अगर रिलायंस जियो आपका 6 महीने में डीमर्जर होता है, जो वो बोल रहे हैं, तो वहाँ क्योंकि जियो इटसेल्फ इट्स अ वेरी बिग कंपनी, उसका वैल्यूएशन कुछ अलग ही होगा। प्लस एक साल में रिलायंस रिटेल भी अगर डीमर्जर होता है, वो भी इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। उनका जो रिलायंस एनर्जी है, वो कुछ 3-4 क्वार्टर में ऑपरेशंस होगा। तो आप देखिए, यहाँ मैं डीमर्जर वैल्यू अनलॉकिंग पे खेलना चाहता हूँ, ना कि O2C में। नो डाउट फायदा होगा, रशिया के साथ डील होती है। अगर आप देखें ना, तो जो रशिया के साथ पिछले 3 साल में सबसे बड़ा फायदा हुआ है, तो वो रिलायंस को ही हुआ है। अब वो किस तरह से, वो आपको हमें पता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर वेरी गुड नेगोशिएटर एंड ऑल दैट। तो मैं यहाँ रिलायंस पे बाय अगेन, मैं यहाँ डिस्क्लेमर दें कि हमने हमारे क्लाइंट को भी सजेस्ट किया, यहाँ वैल्यू अनलॉकिंग पे खेलिए। आई थिंक 2 साल में ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है, और ये धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन बाद में ये बढ़ेगा। ठीक है तपन सर, अब समय सीमा समाप्त हो गई है, तो सर कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? नहीं, आज जो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट या स्मॉल केस में ये सब रिकमेंडेशन हो सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच तपन सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन साहब जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों। अंशुल जी, आज कैसे मुंह लटकाए कैसे बैठे हो? कोई ट्रेड ब्रेड नहीं फंसा हुआ है नहीं, क्या? ना ना, अभी बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक किया है, अंतेज अच्छा, बैठे हैं। प्रॉफिट बुक वाली फीलिंग नहीं दिख रही आपके चेहरे पर। कुछ इंट्राडे काइंड ऑफ सेटअप पे काम कर रहे हैं सर, 75 मिनट के चार्ट पे। अच्छा, हमें ही बता दीजिए, हमारे दर्शक भी गदगद हो जाएंगे अगर कुछ अच्छा कोई ट्रेड है तो। सीखना कौन चाहता है सर, सबको चाहिए नहीं कि नहीं, फटाफट सीखा कमाने सर, वाली सीखना ट्रेड दे नहीं, दो। पका पकाया दे दीजिए सर। अब वो कोई आप, पका पकाया चाहिए सबको। हाँ तो सर पका पकाया ही चाहिए। अब एक्सपर्ट की राय किस लिए चाहिए? आप एक्सपर्ट हो, बता दो पका पकाया कोई शेयर बता दीजिए। नहीं, अभी तो काम ही कर रहा है सर इस पे। अच्छा, चल ठीक है। अगर लगे कि पकने वाला है तो बता दीजिएगा सर। अच्छा, अब ये बताइए सर, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या लग रहा है आरबीआई पॉलिसी से पहले?
सर अब आरबीआई पॉलिसी तो कल है ना, आज हाँ, तो कोई आरबीआई दिक्कत ही नहीं पॉलिसी है। कल है, मतलब अब आरबीआई पॉलिसी से पहले का दिन एक तो सौ आज ही है। हाँ। मेरे को 26,172 तक निफ्टी लग रही है, कल जब 25,975 क्रॉस हुआ, और बैंक निफ्टी 59,173 क्रॉस होने पे 59,400 का था, और 59,400 अब निकल गया है, तो अगला टारगेट 59,650 का बनता है। ठीक है। और सर, निफ्टी में कोई ट्रेड लेना हो तो? निफ्टी में, निफ्टी थोड़ा मूविंग एवरेज से स्ट्रेच है, 15 मिनट के चार्ट पे 4-5 कैंडल साइडवेज रह सकता है, बट उसके बाद जाके 25,172 तक जा सकता है। तो 4-5 कैंडल का टाइटनेस के बाद ब्रेकआउट बनता है, तो फिर जरूर बाई करेंगे।